already discussed chapter 1, matters in our surroundings. Today I am going to discuss physical states of matter. So previous day I have already discussed there are 3 states of matter: solid, liquid and gas. तो ये जो तीनों स्टेट्स हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इसको समझने के लिए तो स्क्रीन पे हम सॉलिड, लिक्विड और गैस का रखना होगा आपके स्क्रीन पे। तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर आप देख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड में solid has definite shape and definite volume. In case of liquid, it has definite volume but cannot have definite shape. And in case of gas, it has neither definite shape nor definite volume. अब देख रहे होंगे तीनों का स्ट्रक्चर से, सॉलिड, लिक्विड, गैस के। हम इसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स की बात करें तो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। इन सॉलिड कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, कितना क्लोज है इसके पार्टिकल्स। जब हम लिक्विड की बात करें, इन केस ऑफ लिक्विड कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। सॉलिड के कंपेयर में आप देखें लिक्विड का, इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं वो लूजली पैक्ड हैं। और इन केस ऑफ गैस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से काफी दूरी में। तीनों के मॉलिक्यूल्स देखें, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स वेरी क्लोज, लिक्विड के केस में देखें इसके मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा डिस्टेंस में है, थोड़ा लेस क्लोजली पैक्ड है। और गैस के केस में देखेंगे इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से काफी दूर है। इसी तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो सॉलिड के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इन केस ऑफ लिक्विड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज लेस स्ट्रॉन्ग। सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होते हैं। इन केस ऑफ गैस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज निग्लिजिबल। और गैस के केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो निग्लिजिबल होता है, नगण्य होता है। शेप की बात करें तो हम अभी बताए थे इट हैज डिफिनिट शेप। लिक्विड के केस में इट cannot have definite shape but definite volume. In case of gas it neither have definite shape and definite volume. उसी तरह से हम डेंसिटी की बात करें तो लिक्विड हैव हाई डेंसिटी। आगे हम गैस की बात, लिक्विड की बात करें तो लिक्विड इज लोअर देन सॉलिड एंड कैन डिफ्यूज। इसका जो डेंसिटी होगा, डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड। सॉलिड के कंपेयर में लिक्विड का डेंसिटी कम होता है। और गैस की बात करें तो डेंसिटी इज लीस्ट एंड कैन इजीली डिफ्यूज। तो ये आसानी से डिफ्यूज हो जाता है और ये इसका डेंसिटी बहुत कम होता है। कंप्रेसिबल की बात करें तो इनकम्प्रेसिबल होता है सॉलिड। लिक्विड जो है वो भी ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होता है। और गैस जो है हाईली कंप्रेसिबल होता है, गैस को आप कंप्रेस कर सकते हैं। तो यही था सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात। अब बस 1 मिनट और इंतजार करें, कुछ बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं उन लोगों को। सॉलिड, लिक्विड, गैस हम समझा दिए, कुछ बच्चे को हम जोड़ लेते हैं।
तो ये आप सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिफरेंस समझ गए आप। इसके बाद हम लोग समझेंगे टेम्परेचर, कॉमन और एसआई यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का जो कॉमन यूनिट्स होता है वो डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री सी, और एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। तो टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है केल्विन और कॉमन यूनिट सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस या डिग्री सी। एक बच्चे और जोड़ते हैं, बार बार बाद में आते हैं। तो टेम्परेचर की हम बात कर रहे थे। तो केल्विन स्केल जो हुआ एसआई यूनिट हुआ, और जो डिग्री सेल्सियस हुआ ये कॉमन यूनिट होता है टेम्परेचर का। अब यहाँ पर सिंपल है इसको चेंज करना, बहुत ही सिंपल है। डिग्री सी में यदि 273 ऐड करते हैं तो हमको केल्विन स्केल में टेम्परेचर मिल जाता है। डिग्री सेल्सियस में आपके पास टेम्परेचर है तो उसमें 273 ऐड करेंगे तो आपको केल्विन स्केल में टेम्परेचर मिल जाएगा। तो डिग्री सी से डिग्री के, सॉरी डिग्री के नहीं बोलते, सीधे केल्विन बोलते हैं। तो डिग्री सी से केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 273 ऐड करेंगे। और यदि केल्विन में दिया हुआ हो उसको डिग्री सी में चेंज करना हो, डिग्री सेल्सियस में, तो केल्विन स्केल के टेम्परेचर जितना है उसमें से 273 माइनस करें। तो इस तरह से हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन स्केल में चेंज कर सकते हैं और केल्विन स्केल से डिग्री सी में चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर। आगे हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अभी जो स्टेट हम देखे सॉलिड, लिक्विड और गैस के स्टेट, ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो अभी हम देखे थे वो इंटरचेंज करता है। तो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन बी इंटरकन्वर्टेड इनटू ईच अदर बाय फॉलोइंग 2 ways। ये 2 तरीके से। क्या क्या 2 तरीके हैं, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और बाय चेंजिंग द प्रेशर। तो फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी इंटरकन्वर्टेड इनटू ईच अदर in 2 ways, by changing the temperature and by changing the pressure। हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो भी जो स्टेट्स है मैटर का, फिजिकल स्टेट सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में ये चेंज हो सकता है। या फिर एक दूसरा प्रोसेस भी है प्रेशर। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर की बात करें, बाय इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। बार बार बच्चे लेट करके जोड़ते हैं। तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो सबसे पहले सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में कैसे चेंज हो। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स, जब हम टेम्परेचर सॉलिड का बढ़ाते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस। जब सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसका काइनेटिक एनर्जी जो है उसके पार्टिकल्स का वो इंक्रीज करता है, which overcomes the forces of attraction between the particles, thereby solid gets converted to a liquid। तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसके पार्टिकल के बीच में जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट जो है वो बढ़ता है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, पार्टिकल्स के, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो मूवमेंट में आ जाते हैं और वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम सॉलिड से जो लिक्विड में चेंज होता है इसको मेल्टिंग बोलते हैं। तो मेल्टिंग का डेफिनेशन क्या बोलेंगे, मेल्टिंग के लिए चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस इनटू लिक्विड, तो सॉलिड स्टेट से
लिक्विड स्टेट में जो चेंज होने का प्रोसेस है, यही प्रोसेस को, इस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं। अब ऐसा कोई टेम्परेचर होगा जिसपे वो मेल्ट करता होगा, तो जिस टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस मेल्ट करे उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड मेल्ट करे और लिक्विड स्टेट में वो चेंज हो जाए उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सी। आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है? 0 डिग्री सी। मतलब आइस का यदि निगेटिव में रहेगा, 0 से निगेटिव में रहेगा टेम्परेचर, तो वो आइस के स्टेट में होगा। जैसे 0 डिग्री सी पे पहुंचेगा वो मेल्ट कर जाएगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा वो मेल्ट करते जाएगा। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो आइस का होता है वो 0 डिग्री सी। तो जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड लिक्विड स्टेट में मेल्ट करना स्टार्ट हो उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट का एक बार फिर से समझेंगे। The temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. तो ये हुआ मेल्टिंग पॉइंट। अभी 3-4 बच्चे और आगे जोड़ लेते हैं सबको। तो आगे हम लिक्विड टू गैस, तो अभी तो हम समझे सॉलिड टू लिक्विड, आगे हम बात करेंगे लिक्विड टू गैस। अब लिक्विड स्टेट से जो गैस के स्टेट में कोई सब्सटेंस चेंज होता है, आगे फिर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे। ऑन हीटिंग ए लिक्विड लाइक वाटर, पानी को यदि हम गर्म करते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल इंक्रीजेस एज हाई एज इन गैस। इतना काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है कि वो गैस स्टेट में चेंज हो जाता है। वाटर को जब हम गर्म करेंगे, हीट करते जाएंगे, तो एक टेम्परेचर पे वो रैपिडली चेंज हो जाएगा गैसेस स्टेट में। तो ऑन हीटिंग ए लिक्विड लाइक वाटर, the kinetic energy of its particles increases as high as in a gas, thus causing the liquid to change to a gas. और ये प्रोसेस क्या हुआ? तो बॉइलिंग। तो बॉइलिंग का डिफिनेशन हम क्या कहेंगे? द चेंज ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इनटू गैस ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। यहाँ पर कहेंगे द चेंज ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इनटू गैस ऑन हीटिंग रैपिडली, मतलब तेजी से वो चेंज हो जाता है। क्योंकि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है कि बॉइलिंग में जिस टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस रैपिडली चेंज हो जाता है लिक्विड से गैसेस स्टेट्स में, उसे हम बॉइलिंग बोलते हैं। और यदि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे कोई सब्सटेंस स्लोली लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में चेंज होता है तो उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। तो बॉइलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है इवेपोरेशन से। तो पहले हम बॉइलिंग की बात कर रहे थे अभी। तो चेंज ऑफ लिक्विड सब्सटेंस इनटू गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग, तेजी से चेंज हो जाता है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड बॉइल्स एंड चेंज रैपिडली इनटू ए गैस at the atmospheric pressure is called its boiling point. So boiling point हुआ the temperature at which a liquid boils and changes rapidly into a gas at the atmospheric pressure is called its boiling point. अब boiling point वाटर की हम बात करें तो 100 डिग्री सी है। हम यदि वाटर को हीट करते हैं तो 100 डिग्री सी के बाद वो रैपिडली गैसेस स्टेट में चेंज होता है। इसके ज्यादा टेम्परेचर हम वाटर का नहीं बढ़ा सकते। क्यों? तो उसके बाद वो गैसेस स्टेट्स में चेंज हो जाता है। एक बच्चे और आ गए, सब लेट से आते हैं धीरे धीरे। तो आगे गैस टू लिक्विड। अब गैस से लिक्विड स्टेट में कैसे चेंज होगा? तो यहां पर क्या करना होगा? कूलिंग करना होगा। ऑन कूलिंग ए गैस लाइक स्टीम,
और वाटर वेपर, स्टीम कहें या वाटर वेपर करें। तो ऑन कूलिंग ए गैस लाइक स्टीम और वाटर वेपर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल इज लोअर डाउन, causing them to move slowly and bringing them closer, forming liquid। यदि हम कूल करते हैं, सारे गैस में नहीं होगा ऐसा, सिर्फ जो पहले से लिक्विड स्टेट में है उसको हम हीट किए हैं तो वो गैसेस स्टेट्स में चेंज हुआ है। जैसे वाटर को हम हीट करते हैं तो स्टीम में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में। तो अब इसको यदि हम कूल करते हैं तो ये इसके पार्टिकल धीरे धीरे क्लोज हो जाता है और वो गैस लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। लेकिन आगे हम बात करेंगे, प्रेशर सभी बताएंगे। तो यदि कोई गैसेस स्टेट में सब्सटेंस पहले से है तो यदि टेम्परेचर लो करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्लोज नहीं हो पाता और वो लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं होता। इसके लिए दो काम करने होते हैं, प्रेशर भी अप्लाई करना होता है ताकि उसके मॉलिक्यूल पास आए और फिर तब टेम्परेचर लोअर करते हैं तो फिर गैस जो है लिक्विड स्टेट में चेंज होता है। तो अभी हम सिंपली पढ़ रहे थे गैस टू लिक्विड। तो ऑन कूलिंग ए गैस लाइक स्टीम, the kinetic energy of its particle is lowered down, causing them to move slowly and bring them closer, forming a liquid। आगे कंडेंसेशन की बात करें, the process in which a gas on cooling turns into a liquid at a specific temperature is called condensation और liquefaction। ये जो प्रोसेस है जिससे कोई गैस कूलिंग करने के बाद लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन। आगे लिक्विड टू सॉलिड। अब लिक्विड से सॉलिड स्टेट में कैसे चेंज होगा? तो व्हेन ए लिक्विड इज कूल्ड डाउन बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर, its particle lost the kinetic energy and come to a stationary position, causing the liquid to turn to solid। तो लिक्विड से सॉलिड में कैसे चेंज होगा? जब किसी लिक्विड के टेम्परेचर को कम करेंगे, लोअर करेंगे, इसके पार्टिकल्स के जो काइनेटिक एनर्जी वो लॉस होगा और वो सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। द चेंज ऑफ ए लिक्विड सब्सटेंस इनटू सॉलिड बाय लोअरिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग। द चेंज ऑफ ए लिक्विड सब्सटेंस इनटू सॉलिड, कोई लिक्विड सब्सटेंस यदि सॉलिड में चेंज होता है जब उसका टेम्परेचर हम कम करते हैं तो इस प्रोसेस को फ्रीजिंग बोलते हैं। तो फ्रीजिंग का एक बार फिर समझ लेंगे, द चेंज ऑफ ए लिक्विड सब्सटेंस into solid by lowering its temperature is called freezing। अब freezing point की बात करें, the temperature at which the state of a substance changes from a liquid to a solid is called freezing point of that substance। the temperature at which, जिस टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाए उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे वाटर को हम कूल करते हैं तो वो 0 डिग्री सी पे जाके फ्रीज हो जाता है, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सी हुआ और 0 डिग्री सी पे ही वो मेल्ट भी करता है। यदि उसका टेम्परेचर और नीचे है और यदि फिर वो 0 डिग्री सी पे आता है तो मेल्टिंग भी स्टार्ट हो जाता है। एग्जैक्ट 0 डिग्री सी पे उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी है वाटर का और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी है। आगे फ्यूजन की बात करते हैं। फ्यूजन क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज आल्सो नोन एज फ्यूजन। तो यहाँ पर फ्यूजन की बात की, ये जो मेल्टिंग का प्रोसेस है जिससे कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है तो इस सब्सटेंस को फ्यूजन भी बोलते हैं। आगे हम लेटेंट हीट की बात करेंगे। लेटेंट हीट, the heat energy that is required to change the state of substance without causing any
reduce in the temperature of the substance is called latent heat. तो latent heat क्या है एक बार फिर समझ लेंगे. The heat energy that is required to change the state of substance without causing any rise in temperature of the substance is called latent heat. तो latent heat हुआ कि जब कोई सब्सटेंस अपना स्टेट चेंज करता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, तो either they absorb some amount of heat energy or release some amount of heat energy, and this heat energy is called latent heat. जितने हीट एनर्जी उसको जरूरत है, उसके सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, उसको लेटेंट हीट की जरूरत होगी. टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो कुछ देर तक जितना हम टेम्परेचर उसको काइनेटिक एनर्जी को बढ़ने के लिए कुछ हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है ताकि उसका स्टेट चेंज हो. तो जब तक उसका स्टेट चेंज नहीं हुआ तब तक वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और इस हीट एनर्जी को हम लेटेंट हीट बोलते हैं. उसी तरह से फिर यदि वो लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में जाएगा, जितना हीट एनर्जी रिलीज किया है उतने हीट एनर्जी वो जितना हीट एनर्जी वो पहले एब्जॉर्ब किया था उतने ही हीट एनर्जी वो रिलीज करता है ताकि स्टेट फिर वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में जाए. तो सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और लिक्विड से सॉलिड में जाने के लिए हीट एनर्जी रिलीज करेगा, और इसी हीट एनर्जी को हम लेटेंट हीट बोलते हैं. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, the heat energy required to convert 1 kilogram of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. अब latent heat of fusion क्या है? The heat energy required to convert 1 kilogram of a solid. अब जितना हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है 1 किलोग्राम सॉलिड को चेंज होने में, लिक्विड स्टेट में चेंज होने में, the heat energy required to convert 1 kilogram solid into liquid at atmospheric pressure. तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के लिए 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज होने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जितने हीट एनर्जी की जरूरत होती है वो कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, the heat energy required to convert 1 kilogram of liquid into gas. The heat energy required to convert 1 kilogram of liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point is known as the latent heat of vaporization. तो latent heat of vaporization क्या हुआ? The heat energy required, जितने heat energy required होती है 1 किलोग्राम लिक्विड को गैसेस स्टेट्स में चेंज होने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वो कहलाते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. अब एक प्रोसेस है सब्लिमेशन. सब्लिमेशन किसको बोलते हैं और पहले सबलाइम किसको बोलते हैं? तो सम सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज इनटू सॉलिड स्टेट टू gaseous state after increasing temperature, and after lowering temperature it change into gaseous state to solid state without changing in liquid state, and this substance is called sublime, and this process is called sublimation. तो सब्लिमेशन को हम इस तरह से भी कर सकते हैं, the change of state of a substance directly from solid to gas or gas to solid without changing into the liquid state is called sublimation. लिक्विड स्टेट में ये सब्सटेंस चेंज नहीं होता है, ये सॉलिड से गैसेस स्टेट्स में जाता है और गैसेस स्टेट से सॉलिड स्टेट में. टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो सॉलिड स्टेट से ये मेल्ट नहीं होगा, गैसेस स्टेट में चला जाएगा. फिर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो गैसेस स्टेट से ये सॉलिड स्टेट में चला जाएगा. तो इसी सब्सटेंस को सबलाइम बोलते हैं और इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं.
तो आगे हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। तो गैस टू लिक्विड, गैस को जब लिक्विड स्टेट में चेंज करते हैं तो प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। गैसेस सब्सटेंस जो पहले से एग्जिस्ट गैसेस स्टेट में है उसको यदि लिक्विड स्टेट में चेंज करेंगे तो उसमें प्रेशर अप्लाई करना होगा। तो गैस को हम लिक्विड स्टेट में कैसे चेंज करेंगे? तो गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर कम करते हैं और प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं और टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, तो गैस लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। व्हेन ए हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू ए गैस, जब हाई प्रेशर अप्लाई होता है गैस पे क्या होता है? इट गेट्स कंप्रेस्ड, उसके मॉलिक्यूल कंप्रेस हो जाते हैं, एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। एंड इफ द टेम्परेचर इज लोअर्ड, और फिर उसी टाइम उसका टेम्परेचर कम कर देते हैं, तो गैस इज लिक्विफाइड। गैस होता है लिक्विफाइड हो जाता है, लिक्विड स्टेट में चेंज। एक अभी आ रहे हैं जोड़ने के लिए अच्छे से बड़ा, तो हम बता रहे थे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, गैस टू लिक्विड अभी बताए। तो इसके एग्जांपल हो गए सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड स्टेट में नहीं जाता, वो सीधे गैसेस स्टेट में पहुंच जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम कंप्रेस करते हैं और टेम्परेचर लोअर करते हैं तो वो सीधे सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस भी बोलते हैं। आगे हम इवेपोरेशन की बात करें तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट at any temperature below its boiling point is called evaporation or vaporization. The process of conversion of substance, ये जो प्रक्रिया है सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में at any temperature, किसी भी टेम्परेचर पर below its boiling point, बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही किसी भी टेम्परेचर पर किसी लिक्विड के गैसियस स्टेट में चेंज होना इवेपोरेशन का। धीरे धीरे कोई भी लिक्विड है वो गैसेस स्टेट्स में चेंज होते रहता है बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, तो इस प्रोसेस को इवेपोरेशन बोलते हैं। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, टाइम वो लगता है ओवर होने वाला है, 2 मिनट है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करता है इवेपोरेशन में? तो सरफेस एरिया, यदि सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेज तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज। यदि बड़ा सा एरिया लेंगे सरफेस एरिया, उसमें लिक्विड को रखेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा, और यदि छोटा एरिया को छोटा कर देंगे, जगह छोटा कर देंगे उसमें लिक्विड रखेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होगा। टेम्परेचर, यदि रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होगा। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, एयर में जितना अमाउंट वाटर वेपर का प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी जितना ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना कम हो, तो रेट ऑफ ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज, एंड ह्यूमिडिटी डिक्रीजेज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज। और उसके बाद आता है विंड स्पीड, यदि हवा की गति बढ़ा देंगे विंड स्पीड इंक्रीजेज तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज, विंड स्पीड डिक्रीजेज तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज। जितना हवा की गति तेज होगी इवेपोरेशन उतना ही फास्ट होगा, और जितना हवा की गति कम होगी रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा। इसके बाद एक प्रोसेस है बस, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन
the particles of liquid absorb energy or latent heat of vaporization from the surroundings. क्या होता है जब इवेपोरेशन होता है तो लिक्विड जब इवेपोरेशन होता है वो गैस स्टेट्स में चेंज होता है तो वो हीट एनर्जी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करता है और सराउंडिंग क्या होता है कूल्स हो जाता है क्योंकि सराउंडिंग से यदि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा तो सराउंडिंग क्या होगा ठंडा हो जाएगा. So during the process of evaporation, the particles of liquid absorb energy or latent heat of vaporization from the surrounding to get converted to gaseous state. This absorption of energy from the surrounding make the surroundings cold. ये जो absorption होता है एनर्जी का इससे surrounding क्या हो जाता है cold हो जाता है ठंडा हो जाता है. तो इसी तरह से हम समझ रहे थे. तो चलिए टाइम ओवर हो गया तो हम लोग ये मीटिंग का ओवर करते हैं एंड करते हैं.